हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले इसकी 4 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो उन्हें भारत के वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार यानी 1886 कलकत्ता सत्र, 1893 लाहौर सत्र और 1906 कलकत्ता सत्र में अध्यक्ष बने। इम्पोर्टेंट है ये। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो 3 बार। कब कब? पहली बार 1886 कलकत्ता सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1893 लाहौर सत्र की अध्यक्षता किया था। उसके बाद 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कुल 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और ये कब चुने गए थे? तो 1892 में ये चुने गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। इम्पोर्टेंट है, 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। भारत में सबसे पहले 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। इम्पोर्टेंट है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय उस समय 20 रुपए बताई थी। इम्पोर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है और इसी में इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में डैश द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट है, गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में किसने किया था? तो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 में इसकी शुरुआत किया था और शिवाजी महोत्सव 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, गणपति महोत्सव की शुरुआत 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895। ठीक है, दोनों संध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी और मराठा प्रारंभ किए। जो आपका केसरी था ये मराठी भाषा में था, ये पूछा जाता है। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। और जो मराठा था ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है।
उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तकें लिखी। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन कौन सी? तो द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य, दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या इन्होंने कहा था, ठीक है। और उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। व्याख्या आप लोग जरूर देखिएगा, व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास, यानी CR दास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कटक, उड़ीसा में। और 23 जनवरी को इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? दिल्ली दिल्ली चलो। और कौन सा नारा दिया था? जय हिंद का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था इन्होंने। और इनकी आत्मकथा भी आप लोग ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल, ये पूछा गया, TRE 1 में पूछा गया था। द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? ये तो हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में शुरू हुआ और 1919 में समाप्त हुआ, ठीक है। 1914 से 1919 तक ये चला था। यह जतरा भगत, तुरिया भगत द्वारा शुरू किया गया एक आदिवासी आंदोलन था, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जतरा भगत और तुरिया भगत के द्वारा, ठीक है। यह आंदोलन ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र, जो वर्तमान झारखंड में है, में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। कहाँ पे हुआ था ये? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में यह हुआ था, ठीक है, वर्तमान झारखंड में। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे जो है उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ताना भक्तों ने अंग्रेजों द्वारा उन पर लगाए गए करों का विरोध किया और उन्होंने सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मंचन भी किया। उन्होंने जमींदारों, बनियों, साहूकारों, मिशनरियों और अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, TRE 3 में पूछा भी गया है, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने किया था इसकी स्थापना? तो ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है, पहले नहीं, ठीक है। अगर पहला पूछा होता पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें दूसरा पूछ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ये भी आपका TRE 3 में आपकी बार पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा, WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। 1885 मुंबई अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष अभी मैंने बताया था, दादा भाई नौरोजी, 1886 कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, और इन्होंने 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। सन भी ध्यान रखिएगा और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था,
ठीक। और कांग्रेस के दूसरे यानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी थे और इन्होंने 1896 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। ठीक है, 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी और ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा, इसी अधिवेशन में सबसे पहले ध्यान रखिएगा वंदे मातरम भी गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम पूछा गया जाता है कब गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट है, नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमंदक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमंदक की पुस्तक है ये नीतिसार। नीतिसार राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, ये राजनीति शास्त्र पर आधारित है, ये जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसके रचयिता कमंदक हैं। ठीक, यह रचना साधारणतः कमंदकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गुप्तकालीन भारत में प्राचीन काल के राजनीतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है। ठीक है, नीतिसार ये आपका राजनीति से संबंधित है और किसकी पुस्तक है? कमंदक की पुस्तक है ये। ठीक है, कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। राजतरंगिणी कल्लड़ की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है। हर्षचरित इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम सभी को पता होगा कालिदास की रचना है। और स्वप्न वासवदत्ता ये भास की रचना है। ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? देखिए इंपॉर्टेंट है ये। करा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है मगध की पहले राजधानी क्या थी? तो राजगिरी। ठीक है, राजगिरी पहले राजधानी थी, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी या वर्तमान जो राजगीर है, ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी थी ये। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक शहर था जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में 490 ईसा पूर्व में मगध शासक उदयन द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और मगध की राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पाटलिपुत्र नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश की राजधानी रही थी। ठीक, मौर्य काल में पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया था। अफगानी तुर्क शासक शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने? उदयन ने। बाद में इसका नाम किसने चेंज किया? तो शेर शाह सूरी ने। क्या रखा? पटना। मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद का संबंध जो है किससे है? तो ऑप्शन बी, मराठा प्रशासन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठा प्रशासन। देखते हैं, मराठों के 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अष्टप्रधान तो आपका ये मराठा प्रशासन से संबंधित था। 8 अधिकारियों का समूह था ये। इसका गठन 1674 में शिवाजी ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका गठन 1674 में किसने किया था? शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान देखते हैं कौन कौन से थे। तो आपका पेशवा ये क्या थे? प्रधानमंत्री। अमत या मजूमदार ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। सामंत दाबीर ये आपका विदेश मंत्री, सामंत या दबीर। वाकिया नवीस ये गृह मंत्री थे। सचिव शाही आदेशों को तैयार करना इनका कार्य था। सार ए नौबत या सेनापति ये प्रधान सेनापति थे, सेना और रक्षा का प्रबंधन करते थे ये। न्यायाधीश ये आपका मुख्य न्यायाधीश थे, दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करते थे, इनका कार्य हुआ करता था। और पंडित राय
पंडित राव ये उच्च पुजारी थे। ठीक है, ये जो है 8 क्या थे, अष्टप्रधान थे मराठा प्रशासन के। नेक्स्ट है, पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग कहाँ है? इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है? ये तो ये अजंता गुफा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजंता गुफा। पद्मपाणि बोधिसत्व के बारे में बात करते हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों में बोधिसत्व पद्मपाणि सबसे प्रसिद्ध है। देखिए ये आपका चित्र है। ठीक है, यहाँ पे कमल लिए हुए हैं, कमल धारण किए हुए हैं। ठीक है, पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने वाले के रूप में होता है। बोधिसत्व क्या होता है? तो बोधिसत्व वह है जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। और ये पेंटिंग कहाँ से मिली है? तो अजंता की गुफाओं से यह पेंटिंग मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इंपॉर्टेंट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा और सन भी। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। देखिए पहले जो भारत था उस पर किसका शासन हुआ करता था? तो कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इसे समाप्त कर दिया गया और अब भारत को जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यह प्रावधान किया गया कि भारत ताज के नाम पर एक सरकार होगी और गवर्नर जनरल को वायसराय नामक एक नया शीर्षक दिया गया जो ताज का प्रतिनिधि होगा। पहले क्या था? पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ, जब 1 नवंबर 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था अब वो क्या हो गया? वायसराय हो गया। ठीक है, और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है ये। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, नवंबर 1947 जेबी कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देखिए, 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपका ये पूछ लिया कि 1947 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। एक पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, आज़ादी के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ तब जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जेबी कृपलानी 1946 में जो मेरठ का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है पूछ रहा है। पहला है, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, पौधे जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये विलेय के रूप में अवशोषित करते हैं। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है ये। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। राइजोबियम जौ, चना, मटर, मूंग आदि की जड़ों में रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। नहीं, जो राइजोबियम होता है ये बैक्टीरिया होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, फलीदार पादप एवं राइजोबियम के साथ के मध्य सहजीवी संबंध होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका फलीदार पादप होता है और जो राइजोबियम होता है इनके बीच कौन सा संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध होता है। तो ये सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। राइजोबियम भूमि का जीवाणु यानी क्या है? बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है? ये बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं।
परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेब तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। जो आपका राइजोबियम होता है, जो ये फलीदार पौधे होते हैं, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, इनके जड़ों में पाए जाते हैं ये राइजोबियम। और ये जो है क्या करते हैं, ये पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं राइजोबियम। इसके बदले पादप क्या करते हैं, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसलिए इसमें कौन सा संबंध है, तो सहजीवी संबंध है। देखिए क्या होता है, जो राइजोबियम होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है, लेकिन अब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ठीक है, तो क्या करता है, तो ये जो पौधे होते हैं राइजोबियम जीवाणु को आवास प्रदान करते हैं और खाद्य प्रदान करते हैं, और इसके बदले ये राइजोबियम क्या देता है, इन्हें नाइट्रोजन देता है। और इनके बीच कौन सा संबंध हुआ, तो सहजीवी संबंध हुआ। ठीक है, यानी दोनों का फायदा हो रहा है इससे, सहजीवी का मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने जो है मार्क्स भी आप लोग बताइएगा कि कितना जो आपका सही हो रहा है, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग गलत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पूछ रहा है, आहार नली का भाग नहीं पूछ रहा है। पहला है बृहदांत और मलाशय, यानी बड़ी आंत और मलाशय, ये तो आपका आहार नली का भाग होता है। ठीक है, अमाशय और आंत भी आहार नली का भाग होता है। देखिए यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय, ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है क्या होते हैं, पाचन तंत्र के भाग हैं, लेकिन ये आहार नली के भाग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत और अग्नाशय ये आहार नली के भाग नहीं है, ऑप्शन सी। देखिए भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। आहार नली में क्या क्या आता है आपका, मुख गुहिका आता है, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये आपका गुदा, ये किसका भाग है, तो ये आहार नाल का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक है। इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न मैंने NCERT से लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कह रहा मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसंग या प्रियोन। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। ठीक है, प्रोसंग या प्रियोन कहा गया इसे। ठीक है, प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है, और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेडकाउ रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है। ठीक है, किससे संबंधित है ये, तंत्रिका संबंधित विकार है ये, जिसमें मवेशियों को चलने में परेशानी होने लगती है, वजन घटने लगता है और असामान्य व्यवहार दिखने लगता है। ठीक है, ये आपका क्या है, लक्षण है। नेक्स्ट है ईस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। ईस्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें पहला है यह वायवीय श्वसन करता है। नहीं, ईस्ट जो है ये क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन करता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं। करा ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते नहीं, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करते, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का निर्माण करते हैं ये, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अगला है इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। ये सही है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है, शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा।
ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए, श्वसन के माध्यम से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय क्या होता है? जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है ये एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं? एल्कोहल निर्मित करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, और इसलिए इसका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, पादप श्वसन के बारे में यहाँ पे पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पादप श्वसन, ना कि प्रकाश संश्लेषण। देखिए, एक तो आपका पादप श्वसन होता है, एक होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, श्वसन में क्या होता है? जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऐसे सेम पौधे भी करते हैं। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये किस में होता है? ये श्वसन में होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो इसमें आपका क्या करते हैं? पौधे CO2 को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को ये विमुक्त करते हैं। लेकिन श्वसन में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। जैसे हम लोग सेम करते हैं वैसे पादप भी श्वसन करते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं ये और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पहला सही है। दूसरा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। कह रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं श्वसन के दौरान। ठीक है, पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, ये श्वसन के बारे में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिया होता तो इसमें क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। ठीक है, पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। अभी मैंने बताया इसके बारे में। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? देखिए, आजकल जो है बीपीएससी कथन के माध्यम से प्रश्न पूछने लगा है। अब की बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है कथन के रूप में पूछे गए थे, इसलिए मैंने जो है इसमें कथन के रूप में प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, करा हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। नहीं, हीमोग्लोबिन जो है किस में पाया जाता है? ये RBC में पाया जाता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में यह पाया जाता है। तो ये गलत है। दूसरा है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं, ये कौन करता है? ये WBC प्रदान करता है प्रतिरक्षा। ठीक, नेक्स्ट है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ये सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। डिटेल से देखते हैं इसको। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है। कौन सा? जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यानी ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं।
ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए हाइड्रा के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि प्रश्न क्या कह रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ठीक है, इसमें असत्य पूछ रहा है। पहला है, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। देखिए ये तो सही है, हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा है, भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है। ये भी ये तो आपका करेक्ट है। इसे परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछ रहा कौन सा असत्य है, इसलिए ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा के बारे में ये तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न में असत्य पूछा है, इसलिए ऑप्शन ई। इसको समझते हैं। स्पंज और हाइड्रा, स्पंज और हाइड्रा में फेफड़े, रक्त या हृदय नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है न रक्त होता है, न हृदय होता है, न फेफड़े होते हैं। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब ये फेफड़ा रक्त वगैरह होगा ही नहीं तो क्या परिसंचरण तंत्र तो पाया जाएगा नहीं, तो जो है ये आपका नहीं पाया जाता। इसमें जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनको भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, ये जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उन्हें भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है, यानी जल से बाहर निकलता है, तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, कौन सा एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक नहीं है, तो ऑप्शन ई। देखिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है क्या है, एंटीबायोटिक हैं तीनों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है। और इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुई पास्चर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन को ध्यान से पढ़िएगा तभी जो है सही होगा प्रश्न। ठीक है, पहला है, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। देखिए छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा जाती है लेकिन 7 राज्यों से नहीं गुजरती है। आप सभी को पता है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला, मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, घुमा के दिया है। मिनिकॉय व मालदीव, ध्यान रखिएगा ये इस जो इन दोनों के बीच 8 डिग्री चैनल है, और जो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप चैनल है इनके बीच आपका 9 डिग्री चैनल है। ये आपका उल्टा दिया है तो गलत है ये। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये करेक्ट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात से जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम, 8 राज्य से होकर यह गुजरती है। और भारत के जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ से भी होकर यह गुजरती है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सभी को पता होगा इंदिरा पॉइंट आपका क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये। और अगर बात करते हैं जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। ठीक है, ये आपका अक्षांश है। इसका पहले नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट इसका पहले नाम था। और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। इसको ध्यान रखिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ये आपका ग्रेट निकोबार में है और ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है। और मालदीव और मिनिकॉय के मध्य ये 8 डिग्री चैनल है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के द्वीप कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री और मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री
और लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। ठीक है, देखिए कई सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। पहला करा, यह एक परतदार चट्टान का उदाहरण है, ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछ रहा असत्य है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, देखिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टान है। ठीक है, ये आपका जो है निक्षेपण और अपरदन से निर्मित है। कैसी चट्टान है, ये परतदार चट्टान है। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, जो सर्वाधिक खनिज भंडार जो है किस क्रम के चट्टान में, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में यह मिलता है। जैसे आपका लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, स्वर्ण, इन चट्टानों में पाए जाने वाले कुछ क्या है, महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसमें ध्यान रखिए, जीवाश्म नहीं होता है, इसमें जो है खनिज भंडार पाया जाता है, जैसे आपका लौह अयस्क, तांबा, सोना वगैरह इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है। भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना क्रम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। किसका, गोंडवाना। ये चट्टानें कोयले के लिए क्या विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये कैसी चट्टान है, ये भी आपका परतदार चट्टान है एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर हो गया, महानदी, गोदावरी एवं उसकी सहायक नदियों के में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूड़ नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर है। भूड़ नामक स्थलाकृति जो है किस प्रदेश में पाया जाता है, भाभर में कि खादर में कि बांगर में, तो ध्यान रखिएगा ये बांगर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांगर। देखते हैं इसके बारे में, बांगर प्रदेश के बारे में पहले देखते हैं। यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग होता है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। देखिए, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो क्या होता है, उसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, बांगर कहा जाता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, पुराने जलोढ़ों से निर्मित बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहां इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है, उसे क्या कहा जाता है, उसे भूड़ नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भूड़ कहाँ पाया जाता है, ये बांगर में, और ये कैसा प्रदेश है, ये कंकड़ पत्थर वाला है। ठीक है, कंकड़ पत्थर असमतल वाली जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है, उसे भूड़ कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा यमुना के दोआब के ऊपरी भाग में भूड़ निक्षेपों के रूप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम है। देखिए इंपॉर्टेंट है, गंगा के बाएं तट की नदी पूछ रहा है, बाएं तट की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब यानी इधर से लेकर इधर यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब देखते हैं, गोमती, रामगंगा, बागमती, गंडक, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामगंगा, गोमती, गंडक और कोसी, ऑप्शन बी। इसको हम जो है इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी सहायक नदी है, बाएं तट की पूछ रहा है, तो ये आपका ये वाला एरिया क्या हो गया, बाएं तट का हो गया, ये इधर वाला, और इधर क्या हो गया, दाएं तट का हो गया। ठीक है, बाएं तट पूछ रहा है, तो कौन सी नदी आ रही है इधर, पहले रामगंगा, इधर आपका गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सब जो है बाएं तट की नदियां हैं। ठीक है, बाएं तट की नदियां। प्रश्न पूछा था कि जो है पश्चिम से पूरब यानी इधर से, रामगंगा पहले आएगी पश्चिम में, फिर आपका गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये क्रम भी ध्यान रखिए, कभी उल्टा भी पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकता है, तो क्रम आपको ध्यान होना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं दाएं तट की नदियां कौन सी हैं जो सहायक नदी हैं, यमुना एक तो सहायक नदी हो गई, सोन हो गया आपका, ठीक है, एक कर्मनाशा भी सहायक नदी है, ठीक है, ये सब दाएं तट की नदियां हैं। यहाँ पे हम यमुना की सहायक नदी भी देख लेते हैं। यमुना की सहायक नदी आपका चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। प्रश्न को बार बार मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी चंबल नदी है। कह रहा राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा यानी जो हमेशा बहती है वो चंबल नदी है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। चंबल नदी है राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा यानी जो वर्ष भर बहती है, तो ये आपका करेक्ट है ये। दूसरा है दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दामोदर नदी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, पश्चिम बंगाल और ये झारखंड में बहती है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। रेत में सोना पाया जाता है इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, इसमें कोई भी गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मैंने एकदम जैसे बीपीएससी प्रश्न पूछता है वैसे जो इसको सेट किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। टीआरई 3 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी हो जाएगा, शारदा नदी, ऑप्शन बी शारदा नदी। देखिए शारदा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गोरी गंगा नाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मिलाम हिमनद से निकलती है, और किस नाम से, गोरी गंगा नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जब यह घाघरा नदी से मिलती है तो इसे चौक के नाम से जाना जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन के उदाहरण है। कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन के उदाहरण है, तो ये ज्वारी वन है, ठीक है। कैसा वन है ये, ज्वारी वन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्वारी वन, ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्री जल से मिलता है एवं परिणाम स्वरूप दलदली भाग बन जाता है, यानी ये दलदली भागों में पाए जाते हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, बेंदी की वृक्ष है, यानी जो ये डेल्टाई भाग में ये सब वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ज्वारी वन होते हैं ये। ज्वारी वन समुद्री कटाव को रोकते हैं एवं उनकी लकड़ियाँ जल में सड़ती नहीं हैं। ज्वारी वन उच्च जैव विविधता युक्त सदा हरित वन है, ठीक है। नेक्स्ट है, विषम चुनिए। विषम चुनना यानी इसमें से जो है इन तीनों में कौन सबसे अलग है, तो देखते हैं। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कैसा अलग है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। रानी लक्ष्मी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मर्लिन राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखिएगा ये मिजोरम में है, ठीक है, इसलिए अलग सबसे कौन हुआ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है ये। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, कैंपबेल भी आपका कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, और मुरलेन कहाँ पे है, ये मिजोरम में है ये, इसीलिए डिफरेंस था ये, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन बी 2006 में। देखिए इसको अगर आप लोग गूगल करेंगे तो कहीं कहीं पे 2005 भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पीआईबी की जो साइट है, ठीक है, उसमें जो है इसका 2006 दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है, कथन को बार बार मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहला है, भारत की सबसे लंबी झील चिल्का झील है। देखिए बहुत लोग गलत करेंगे इसको, भारत की सबसे लंबी झील चिल्का झील नहीं है। देखिए लंबी पूछ रहा है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन लंबी पूछा है
तो लंबी नहीं है, लंबी जो है वेम्बनाड झील है जो केरल में है, तो ये गलत है। भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशी झील सोंगमो झील है, यानी सबसे ऊंचाई पे स्थित, ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये करेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी जो मानव द्वारा बनाई गई है, कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है, ये कहाँ पे है, केरल में है, इसको भी ध्यान रखिए, कहाँ पे, केरल में। सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का झील है, उड़ीसा में है ये। ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वैसे भी सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशी झील यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी स्थित है, तो चोलामू झील है। चोलामू झील कहाँ पे है, ये सिक्किम में है ये। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के ये सोनभद्र में है ये। ठीक है। सोनभद्र में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वूलर झील है। ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ठीक है। कौन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। पहला दिया इसमें श्वसन। श्वसन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जब निकालते हैं तो ये जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें पूछा कौन सा नहीं बढ़ाता, श्वसन तो बढ़ाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है। अवशोषित करते हैं, तो और यानी ये बढ़ाते नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं। तो ऑप्शन 20 कराइए, इससे जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ता, ऑप्शन बी। बाकी जैविक पदार्थों का अच्छा है, इससे भी आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, यानी जो हम सांस लेते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है वायुमंडल में। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से भी होता है। ठीक है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से, इन सब से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। यानी क्या करते हैं, ये CO2 को अंदर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, CO2 है, और जल से जब क्रिया होता है सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन जो है इसमें क्या होता है, ये उप उत्पाद होता है ये। ठीक है। उप उत्पाद होता है ऑक्सीजन इसमें। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इसको, समीकरण भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नोबल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। नोबल गैस यानी अक्रिय गैस कौन सी जो है वायु में नहीं पाई जाती है, यानी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये कौन सी, रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन बी रेडॉन। देखिए वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत दिया है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ये पूछा गया था TRE 3 के जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। सबसे ज़्यादा क्या होता है वायुमंडल में, नाइट्रोजन होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, कितना, 78% लगभग होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.95, लगभग कितना, 21% होता है। ठीक है। आर्गन कितना होता है, 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। इतना तो आप लोग परसेंटेज जरूर ध्यान रखिएगा इन चारों का, बाकी आप लोग नहीं ध्यान रखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। करा कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। प्रश्न को फिर ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो पौधे करते हैं, किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ये तो आपका क्या है, पौधे के कार्य हो गया। सौर का अवशोषण यानी सौर को भी खत्म करते हैं ये पौधे, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ये। ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा पौधों का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर। ये तीनों जो है क्या है, पौधे के कार्य हैं, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है नहीं कौन सा है, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सभी को पता है। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें
करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, जिन्हें ग्रीन मफलर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये ईवीएस में पूछा गया है। ये ग्रीन मफलर ये क्या होता है? ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है ये, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण आपने देखा होगा, सड़क के किनारे जो पौधे लगे होते हैं वो किसका काम करते हैं? ग्रीन मफलर का काम करते हैं, और ये ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं? ये कम करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते, अपितु क्या करते हैं? ये वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। यानी अमेजन 1 जो है, इसका अमेजन 1 का ऑक्सीजन में कितना योगदान है? तो 20%, ऑप्शन सी 20%। वायुमंडल में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% अमेजन 1 द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। अमेजन 1 को क्या कहा जाता है? इसे ग्रह का फेफड़ा या पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन 1 विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये सदाबहार वन है जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में अमेजन और इसकी सहायक नदियों के बेसिन में या स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अपकर्ष मतलब होता है ह्रास, ठीक है। पर्यावरण के ह्रास से क्या अभिप्राय है? पहला है, वायुमंडलीय पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। वायुमंडलीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण यानी विन्यास, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ह्रास होगा। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन करना, बिल्कुल करेक्ट है ये। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ये सब जो है इससे क्या होगा? ह्रास होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आवास का विनाश। देखिए, प्राकृतिक आवास का विनाश जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है, यानी ह्रास कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958, और कहाँ पे इसका मुख्यालय? नागपुर में इसका मुख्यालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध यानी नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य वर्तमान में इसके निदेशक हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी दिसंबर 2002 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। नेक्स्ट है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट जरूर करिएगा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है? कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नवंबर 2023 के अनुसार महत्वपूर्ण दीर्घायु ग्रीन हाउस गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापमान के प्रति अपेक्षित योगदान निम्न है। सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? CO2 का, लगभग 64%। मेथेन हो जाएगा, यहाँ CH4 होगा, ठीक है, लगभग 19%। आपका HCFC का लगभग 2%, नाइट्रस ऑक्साइड का लगभग 6%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लगभग 8%, और जो अन्य है उनका लगभग 1%, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? करा कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? तो मैंने बताया था कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है। देखिए, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये तो आपका नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमें। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब ज़्यादा हो जाता है तो और ये क्या है, तो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है और जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ माधोलकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। पहला कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, 27वां अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ था? पटना बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद 38वां होता है 1922 में। कहाँ पे? गया में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 53वां 1940 में रामगढ़, पहले तो ये झारखंड में था, बिहार में था, अब यहाँ झारखंड में है ये, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 213 में है। अगर यह राष्ट्रपति का पूछा होता, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 में है। ठीक है, 123 में, और राज्यपाल का किस में है? 213 में है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन, तो ये दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा KC नियोगी। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में इसका गठन किया गया था, जिसने 1952 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। देखिए, अभी हाल में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़ियों को बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ध्यान रखिएगा, NK सिंह है। ठीक है, NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और 16वें कौन बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? TRE 1 में पूछा गया था, TRE 2 में भी पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है ये। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1970 में पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया गया। अब की बार पूछा गया था PRT में कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या? 2024 का ग्रह बनाम प्लास्टिक इसकी थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अमित शाह जी को चुना गया है, जो वर्तमान में क्या है? गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी TCC का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक बारे में पूछ रहा है। समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया समापन में? तो किसे? ऑप्शन ए, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। यह हरविंदर सिंह है
और ये प्रीति पाल है, एथलेटिक्स है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पैरालंपिक में भारत के कुल कितने मेडल आए हैं? तो 29 मेडल आए हैं। ठीक है, भारत के कितने? 29 मेडल आए हैं। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका तुहिन कांत पांडे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने इसको जो है बीपीएससी के आधार पर सेट किया है, तो इसमें जो है आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।